Assalamualaikum and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल. So we are live from our लाहौर स्टूडियो. और अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन की मुनासबत से चूँकि पूरे वीक का हम एक रिव्यू ले लेते हैं बिकॉज वी आर इन द मिड ऑफ द वीक. तो पॉलिटिकल सिनेरियोस में क्या क्या हुआ है, मुल्क की सियासत में क्या मंजरनामे में तब्दीली आई है, इसके अलावा आज इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और आम इंतखाबात में क्या क्या होने जा रहे हैं, ऐसी और बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी हमारे गुड मॉर्निंग पब्लिक का हिस्सा होती है जो कि आपको थोड़ा सा इंकरेज करती है कि ज़िंदगी में अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी है तो फौरी तौर पर वो मायूसी के बादल जो है वो छटने चाहिए और ज़िंदगी में कुछ करने का सोच कर ठान कर आपको उठ जाना चाहिए. सो वेकअप कॉल है हमारी तरफ से जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक को हम आज के दिन में आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. होपफुली कि आपका आज का दिन बेहतरीन अंदाज में आप उसका आगाज़ करें और दिन भी अच्छा गुजरे बिकॉज इसके बाद वीकेंड शुरू हो जाएगा. तो अगर आज का दिन अच्छा होगा तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आपका वीकेंड भी अच्छा ही गुजरेगा. बट ऑल दो लेट्स टॉक अबाउट आवर प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक. टॉप स्टोरीज में क्या क्या होगा, 2 घंटे के रनडाउन में आपसे क्या क्या शेयर करेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो टॉप स्टोरीज को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आपसे रनडाउन आज का शेयर करते हैं. टॉप ऑफ दी ऑल आज के दिन की मुनासबत से क्या क्या हुआ, पिछली तारीखें इस हवाले के इस दिन के हवाले से क्या क्या कहती हैं, इसको आज के प्रोग्राम में हम इसको शामिल करेंगे और आपसे करेंगे एडिटोरियल शेयर. उसके बाद आगे बढ़ेंगे और हमारे प्रोग्राम का खासा आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक, वो भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा. आगे बढ़ेंगे मुल्क की सियासत में इंतखाबात को लेकर जो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज हैं, रवायती हरीफ आमने सामने आ गए हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ चुके हैं. क्या सियासी सिनेरियो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में. प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे यूनिवर्सिटी के बेसहारा बच्चों के लिए ऐसी कौन सी फाउंडेशन है जो कि काम कर रही है और कितने बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं. अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आपको किस तरह से रिज्यू करना चाहिए, उन फाउंडेशंस को आज हमने ऑन बोर्ड लिया है, आपसे मुलाकात कराएंगे. प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे कुछ ऐसी वबा कोविड-19 के बाद, चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो एक के बाद एक ऐसी वबा फूटना शुरू हो गई है जो कि लोगों को शदीद परेशान कर रही है. कराची में बहुत ज़्यादा ये फैल रही थी. हम अगर आइस फ्लू कहें और आशुब चश्म कहें उर्दू में, तो मेरे ख्याल से ये वो बीमारी है जो कि आजकल आपको कॉमन नज़र आ रही है. 2 में से 1 और 3 में से 2 लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं. टाइम पीरियड बहुत थोड़ा होता है, लेकिन इसकी क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर है, इसका इलाज मुआवजा कैसे किया जा सकता है, इसको आज के प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे. प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुआशरती मसला ये हमारा बनता चला जा रहा है. अगर हम बात करें बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद के, तो आपके बच्चे अगर लेबर वर्क के जरिए काम करें, अगर आपके दुकानों पे, स्टोर्स पे या इसके अलावा घर में जो बच्चे काम करते हैं उन पे आप तशद्दुद का जो इस वक्त जोर पकड़ा हुआ है, मुख्तलिफ बीमारियां और मुख्तलिफ ऐसी नासूर हमारे मुआशरे के जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं. ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है जिस पर आकर बच्चे तो वैसे आपको बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी नहज आ जाती है कि बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और एक के बाद एक पे दर पे ऐसी स्टोरीज हमारे सामने आ रही हैं. तो आज के टॉप स्टोरीज पे हम इसको भी कवर करेंगे कि बच्चों पर जो तशद्दुद किया जाता है उसके क्या क्या आप लोग किस तरह से कानून और आपका हक और आपके फ़राइज़ क्या क्या है जो कि आपको पता होने चाहिए. तो एक अवेयरनेस का सेगमेंट आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा. ये होगी हमारी आज की टॉप स्टोरीज जो कि 2 घंटे में आपसे शेयर करेंगे. सो यू गाइस हैव टू बी विद अस. अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट से जिसे हम कहते हैं एडिटोरियल ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक. आज के दिन की मुनासबत से क्या क्या तारीख में हुआ, अगर हम बात करें अक्टूबर के महीने की तो पूरा 1 साल मुकम्मल हो जाएगा इस अक्टूबर में 2022 में. द लेजेंड ऑफ मौला जट जिसका बहुत हाइप थी, हमने बहुत इंजॉय किया, एक लंबे अरसे तक आपने सिनेमा घरों में इस मूवी को देखा. और अगर हम बात करें ओवरऑल और आखिरी सीन की जो कि भी फौरी तौर पर स्क्रीन पे आ भी गया है, तो अगर हम बात करें इस पूरी फिल्म की तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस फिल्म ने क्या खूबसूरती से अपना डंका बजाया. और ना सिर्फ हमारे तमाम वो करेक्टर्स जो कि इस मूवी में थे उनके साथ साथ इसको जिससे फिल्माया गया है, इसकी हिदायतकारी की बात करें, प्रोडक्शन डायरेक्शन की बात करें, तो पूरी दुनिया में इवन दो कि अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो एक के बाद एक ज़बरदस्त मूवीज़ और एक्शन मूवीज़ स्टंट्स के साथ सामने आती हैं, लेकिन इस मूवी का चर्चा जो है वो हमारे हमसाया मुल्क में भी हुआ. और एक बार फिर से जो है वो अब हम बात करें यूएस स्टंट अवार्ड्स की जो कि हर साल होते हैं. 2001 में इसका बाकायदा आगाज़ किया गया. तो ये वर्ल्ड स्टंट अवार्ड्स जो हैं हर साल अक्टूबर में होते हैं, लॉस एंजलिस में इसका इनेकाद किया जाता है. और अब लेजेंड्स ऑफ मौला जट जो है उसको इन अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है. अच्छी बात यह कि हमेशा आप नॉमिनेशंस देखते हैं कि अगर आपको किसी मूवी के लिए नॉमिनेट किया गया है तो उसमें बाकी नॉमिनेशंस कौन कौन से हैं. तो हॉलीवुड की 2 से 3 ऐसी एक्शन मूवीज़ जिसमें बेतहाशा स्टंट्स हैं उनको भी इस मौला जट के साथ नामजद किया गया है. तो ये ऑलरेडी हमारे लिए यानी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लॉलीवुड के लिए एक क्रेडिट की बात है, एक एजाज़ की बात है. लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आखिरी सीन जो मौला जट का है उसी बेस पे जिस तरह से हम दंगल में देखते हैं कि हमजा अली अब्बासी और हमने देखा कि किस तरह से वो पूरा एक सिनेरियो जो है वो बिल्ड किया गया. तो ये फवाद और हमजा अली अब्बासी का जो डो था
इसको जो है वो स्टंट अवार्ड में अब नामजद किया गया है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली इसकी स्टोरी थोड़ी सी मैं क्विकली आपको बता के आगे चलती हूँ। वो ये कि अगर हम देखें तो 2 हफ्ते तक बाकायदा तौर पर इसकी रिहर्सल की गई और फिर 1 हफ्ता सिर्फ इस एक सीन को फिल्माने में लगा। तो भाई बड़ी मेहनत है, उसको कैश करने का टाइम आ गया। सो हमारी तरफ से पूरी टीम को, द लेजेंड ऑफ मौला जट को बेस्ट ऑफ लक कि आप ये अवार्ड में सिर्फ नॉमिनेट ना हो बल्कि इसको जीत कर पाकिस्तान में आगे बढ़ते हैं। हमने आगे आज के दिन की मुनासिबत से, चूँकि हम हमेशा कोशिश करते हैं नई हैपनिंग, नई खबरें जो कि आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, अगर आपने देख ली है तो ठीक है, अगर नहीं तो अगर आपकी आंख से स्किप हो गई हैं तो उसको हमने आप तक पहुंचाना है। अभी हम आपको दिखाने लगे हैं वर्ल्ड कप का वो सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग जिसे कहा जा सकता है, जो कि रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें आपको इतनी ज़बरदस्त एंट्री जो है वो नज़र आ रही है। ये ऑफिशियल तराना भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल तराने में चूँकि आपको पता है इस दफ़ा होस्ट मुल्क जो है वो भारत है और इंडिया के पास बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो एक से बढ़कर एक करैक्टर एक्टर मौजूद है, स्टार्स, बल्कि आप इन्हें सुपरस्टार कहें तो गलत नहीं होगा। तो जनाब रणवीर सिंह जो है उनको बाकायदा तौर पर चुना गया है इस चीज़ के लिए कि वो बाकायदा इस तरह ऑफिशियल तराने में जो है वो परफॉर्म करेंगे। और क्या ट्रेन का एकदम से डोर खुलता है और वो उनके इर्द गिर्द जो बच्चे, जो आप शायकीन क्रिकेट इन्हें कह सकते हैं, बड़ी तादाद में इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। और बहुत ही मुझे लग रहा है कि इस तरह से है कि अगर आप AR रहमान को देखें या इसके अलावा बाकी बहुत सारे लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस तराने में, गाने की अगर हम बात करें, म्यूज़िक की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, हम इसको एडिट करने की बात करें, तो जो मुझे ऑन स्क्रीन नज़र आ रहा है ऑब्वियसली सारी नई टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें ऐड की गई है। तो अगर हम बात करें 3D एनिमेशंस की तो उसकी कमी भी नहीं है इसमें। और अगर आप बात करें उनके कल्चर को डिपिक्ट करने की तो यस, चूँकि कोशिश तो उन्होंने ये की है कि पूरी दुनिया, चूँकि वर्ल्ड कप में दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उन तमाम मुल्क की जो क्रिकेट टीम्स है वो पार्टिसिपेट करती है, तो उनकी कोशिश यही थी इस तराने में ऑल दो कि सबको जो है उसकी पार्टिसिपेशन दिखाई जाए। और फ्लैग्स जो भी आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, उसमें पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक जो कि वर्ल्ड कप में है उनका झंडा लहराया गया है। लेकिन अपने कल्चर को जिस खूबसूरती से भारत ने इस ऑफिशियल तराने में डिपिक्ट किया है वो भी देखने के काबिल है। बिकॉज जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की तो ऑब्वियसली वहाँ की प्रोडक्शन, डायरेक्शन की अगर हम बात करें, इतने सालों की अनथक मेहनत के बाद दे आर द स्टेज जहाँ पर वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं अपनी बॉलीवुड फिल्म्स के ज़रिए। तो फिर अगर हम इस ऑफिशियल तराने की बात करें तो इसमें भी उन्होंने सारे कलर्स ऐड कर दिए जो कि ऑन स्क्रीन इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। तो होपफुली कि वर्ल्ड कप जो है उसको तो आप इन्जॉय करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप को इन्जॉय करने से पहले ये ऑफिशियल तराना आप इन्जॉय कर लें। दैट वाज फन, मुझे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगा। होपफुली कि आप भी जो है वो रिव्यू ज़रूर कर रहे होंगे इसको। और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि ऑफिशियल तराना कहीं से भी रिलीज़ हो, उसका जो रिव्यू होता है और जो फीडबैक होता है वो आवाम फौरी तौर पर आकर कमेंट सेक्शन में दे देती है। सो मेरा रिव्यू इस तराने के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज बहुत अच्छा उन्होंने इसको पिक्चराइज़ किया है। ऑल दो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, हम हमेशा आज के दिन की मुनासबत से याद रखते हैं कि तारीख़ क्या कहती है। और आज का दिन जो है वो याद करने का मारूफ कव्वाल मकबूल अहमद साबरी, जिनकी आज 12वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है। अगर हम साबरी ब्रदर्स की बात करें तो ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह से उनका डंका पूरी दुनिया में बजा और जिस तरह से उन्होंने कवाली, उनका खासा थी, ऑल दो के बहुत सारे हमने देखा कि उन्होंने ना सिर्फ गाया बल्कि अगर हम गज़ल की बात करें, अगर हम कवाल की बात करें, अगर हम कलाम की बात करें तो उनका सूफ़ी कलाम जो है वो पूरी दुनिया में इसलिए सुना जाता था कि कहा यह जाता है कि बहुत सारे लोग जो है उनका सूफ़ी कलाम सुन के जो है वो इस्लाम ले आए थे। तो क्या उनकी ज़बरदस्त आवाज़ है और क्या ज़बरदस्त तरीके से आज तक उनके जो ख़ानदान है वो इस चीज़ को कैरी किए हुए हैं। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और अगर आज के दिन की मुनासबत से अगेन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऐसा खासा है प्रोग्राम का कि हम जब याद करने पे आते हैं और तारीख़ को रिकॉल करते हैं तो एक के बाद एक ऐसे स्टार्स, एक के बाद एक ऐसा पाकिस्तान का कीमती असासा हमारे सामने आ जाता है। तो आज एक और शख्सियत को याद करने का दिन है। हम बात करेंगे आज मैडम नूरजहान की, जिनकी आज सालगिरह है। पहले सबसे तो प्रोग्राम यानी गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से उनको सालगिरह जो है वो बहुत मुबारक हो। ना सिर्फ उनको बल्कि उनके मद्दाह जो कि पूरी दुनिया में बसते हैं, उनको आज का दिन बहुत मुबारक हो। क्या खूबसूरत आवाज़, और क्या अगर हम बात करें उनके करियर के आगाज़ की तो बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अदाकारी से बाकायदा आगाज़ किया। और ख़ानदान एक ऐसी मूवी जिससे उनको ऐसा ब्रेक थ्रू मिला जिसको पिक्चराइज़ किया गया था मुंबई में। और मुंबई के बाद अगर हम उनके करियर की उस चढ़ाई की बात करें जो कि चढ़ता चला गया और आज जो है वो जिन बुलंदियों पर है, ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया जो है उनको उस बुलंदी पर देखती है। लता मंगेशकर की अगर बात करें तो अपने ऑडिशन में मैडम का उन्होंने गाना गाया। और अगर हम पाकिस्तान में उनके गानों की मकबूलियत की बात करें तो क्या ज़बरदस्त गज़लें उन्होंने गाई। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है।
मेरी चीचीदा छल्ला माहिला, मतलब पंजाबी की बात करें, उर्दू की बात करें, किसी भी ज़बान की बात करें, मोहम्मद रफ़ी के साथ गालिबन बहुत ज़्यादा नहीं गाया, सिर्फ एक ही गाना उन्होंने गाया, लेकिन एक के बाद एक ऐसे खूबसूरत गाने जो कि आज भी हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है। और क्या खूबसूरत सुर जो है वो बिखेरती हैं। जब भी उनके गाना कहीं भी आप सुने, कहीं भी उनकी गज़ल सुने, यकीनन सुनने वालों पर एक सहर तारी हो जाता है। जब मैडम को सुना जाता है, अल्लाह वसाई इनका असल नाम था और जो दुनिया है उनकी मोहब्बत में और ये लक़ब से उनको नवाजा, जिसे मैडम नूर जहाँ कहते हैं। और अगर हम बात करें उनके बेशुमार ऐसे गानों की जिसकी वजह से उनको सदारती अवार्ड भी दिया गया, तमग़ा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, और आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है उनकी आवाज़ और उनका नाम जो है वो जाना जाता है। यकीनन पाकिस्तान का वो एक प्राउड है, फ़ख्र है। और हम आज के दिन की मुनासबत से उनके तमाम मद्दाह जो हैं उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि आज उनकी सालगिरह का दिन है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में अगर कुछ खबरें शामिल करें तो आजकल एक तहरीक जिसे हम खालिस्तान तहरीक कहते हैं उसने ज़ोर पकड़ा हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सिख बरादरी बसती है, खालिस्तान की हमेशा से हक में रही है। थोड़ा सा रिव्यू दूंगी मैं खालिस्तान तहरीक की। अगर हम बात करें तो एक ऐसी अलग रियासत जो कि सिख बरादरी चाहती है और ख़ासतौर पर चाहती है कि हमारी अलग पहचान हो, हमारी मजहबी रसूमात की बात करें, हमारे वैल्यूज़ नॉर्म्स की बात करें, तो हमें हर चीज़ की आज़ादी के लिए अलग अलग रियासत चाहिए। और इस रियासत की बुनियाद के लिए जो है वो इस तहरीक जिसे खालिस्तान तहरीक कहते हैं इसको ड्राइव किया जा रहा है। लेकिन खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह जो हैं उन्हें 18 जून को कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद एक रेफरेंडम कराया गया। रेफरेंडम की खबर भी हमने गालिबन अपने शो में कुछ दिन पहले दी थी। उस रेफरेंडम में 1,30,000 सिख बरादरी के जो सिख हैं जो कि कनाडा में बसते हैं वो सिर्फ वोट कास्ट करने के लिए गए। और जो मनाजिर हमारे सामने आए उसके मुताबिक अगर हम देखें तो लोग कतारों में बाहर अपना वोट कास्ट करने के लिए खड़े थे, लेकिन चूंकि वक्त ख़त्म हो गया तो लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो काउंटिंग हमारे सामने आई, 1,30,000 सिख जो है वो इस रेफरेंडम में पार्टिसिपेट करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए सिख बरादरी जो है वो मौजूद थी कनाडा में। लेकिन अभी ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज़र के कत्ल का मामला जो है वो उठाया है। ना सिर्फ पार्लियामेंट में उठाया बल्कि एक एक्शन जो है वो जस्टिन ट्रूडो जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म कनाडा है उनकी जानिब से लिया गया है कि इस वक्त रॉ के सरबरा और अगर वहाँ के सिफारतकार की बात कीजिए जो कि भारत के सिफारतकार के तौर पर कनाडा में मौजूद है, पवन सिंह, उन्हें मुल्क बदर होने की इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। अगर वहाँ के कमिश्नर की बात कीजिए तो कमिश्नर को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप इस मुल्क से चले जाएँ। और उसके नतीजे में या उसके जवाब में भारत की जाने से भी जो सिफारतकार कनाडा का भारत में मौजूद है उसको भी मुल्क से जाने के लिए कह दिया गया है। लेकिन एक अच्छा एक्शन लिया गया है, एक पॉजिटिव और एक बड़ा ब्रेव एक्शन कहा जा सकता है कनाडा की गवर्नमेंट की जानिब से जो कि लिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हम बात करें तो ये तमाम सूरत हाल में बाकी तमाम ममालिक जो है वो भी इस पर अब इसको इंडोर्स कर रहे हैं और इसके हामी नज़र आ रहे हैं। और मुतालबा ये किया जा रहा है कि हरजीत सिंह जो है उसके कत्ल में, हरदीप सिंह जो है उसके कत्ल में जो भी अनासिर मुलव्वस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको सामने लेके आया जाए और इस पर जो है वो शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन भारत की जानिब से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो वहाँ से इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है और मुज़ीक़ा ख़ेज़ करार दिया गया और ये कहा गया है कि हम इसमें इस तरह के किसी भी काम में मुलव्वस नहीं हैं। लेकिन अगर हम पार्लियामेंट में उठाया जाए इस मुकाबले की बात करें तो पार्लियामेंट में ये मुतालबात उठाए जाने के बाद इस वक्त खालिस्तान तहरीक जो है उसने कनाडा में एक बार फिर से ज़ोर पकड़ लिया और सिख बरादरी जो है वो इस दर पे है कि हम भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन इस पर जो जस्टिन ट्रूडो का अभी इस वक्त स्टैंस है तो वहाँ के सिफारतकारों को या रॉ के जो सरबरा पवन कुमार हैं उनको मुल्क बदर करने की जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इस जेस्चर को पूरी दुनिया में बहुत सराहा जा रहा है। तो फिलहाल ये सूरत हाल है, खालिस्तान तहरीक जाने गई हैं और हरदीप सिंह की जान उन्हीं में से एक है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट वो वाला सेगमेंट जिसको कि मेरी कोशिश ये होती है कि ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी टीम की कोशिश होती है कि खबरें जो है पाकिस्तान से भी शामिल की जाए। लेकिन दुनिया में अनोखी और अजीबोगरीब खबरें ज़्यादातर पाकिस्तान में होती नहीं है, ज़्यादातर बाहर के ममालिक में होती है। अगर हम बात करें इन खबरों की जो कि हम आज को आप देने लगे हैं जिसे हम कहते हैं डेली डोज, हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं आज की पहली खबर से। तो डेली डोज की पहली खबर या पहला डोज जो है बेसिकली वो टोक्यो और जापान से है। जापान से हमने आपको खबर देनी है, बल्कि ये ज़्यादा हैरान कुन खबर इसलिए नहीं बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। जापान में दुनिया के किसी भी दूसरे यानी XYZ किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है।
मतलब वहाँ पर जो है एक तो ये पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा है कि लोग ये कहते हैं कि आपके बच्चे कम ही होने चाहिए, और बच्चे जैसे कहते हैं ना बच्चे 2 ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 1 की पॉलिसी है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों की तादाद बहुत कम है। और दूसरा फैक्टर बड़ा ये है कि वहाँ के लोग ज़्यादा शादी नहीं करते, जिसकी वजह से अब जापान को, टोक्यो को ख़ासतौर पर कहा यह जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों की तादाद यहाँ पर है। 12 करोड़ की आबादी की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ 2 करोड़ जो है उनकी उम्र 80 साल से भी ज़ायद है, जो कि मुझे लगता है किसी भी वक्त इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन अगर चले बाकी लोगों की बात करें तो 65 ईयर्स जो है उनकी तादाद या उनकी आबादी का तनासुब भी जो है वो 24% है। मतलब अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करें तो 12 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ तो आपके 80 साल के बाबे हैं, या वो तमाम ख़वातीन हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जो उम्र रसीदा कहलाती हैं। और अगर हम बात करें 65 की एज की और फिर आगे बढ़ते चले जाएं तो 65 की एज से लेके 55 और 55 से फिर आप 40s की बात करें, चले 40 तो डाइजेस्टेबल है, लेकिन ये तनासब जो है वो 24%, 25%, 30% की निस्बत जो है वो अब मज़ीद कम होता चला जा रहा है। और जापान इस हवाले से आपको पता है खातिर खा इक़दाम भी करते रहते हैं। अपने डेली रोज़ में हमने इस तरह की बहुत सारी खबरें दी हैं कि जापान ने कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लॉन्च की हैं कि अगर आप शादी करते हैं और शादी करके वो वाले एरियाज़ जहाँ पर आबादी कम है या जो गुंजान आबाद नहीं है वहाँ पर शादी करके अगर आप रहेंगे तो आपका सारा खर्चा जो है वो हुकूमत उठाएगी। यानी जापान की जो गवर्नमेंट है वो आपकी एजुकेशन, आपका रहना, खाना पीना, आना जाना, हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो जापान गवर्नमेंट की होगी। लेकिन उसके लिए वहाँ पर कुछ स्पेसिफ़िक ऐसे सूबे हैं, स्पेसिफिक ऐसी सिटीज़ हैं जिसको चुना गया है। क्योंकि अगर हम टोक्यो की बात करें तो अगेन चूँकि वहाँ पर लाइफस्टाइल इस तरह का है, वहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर ज़्यादा बड़ी तादाद में है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ वहाँ एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ एजुकेशन से लेके आपके वर्क सर्कल से लेके तमाम तर सहूलियात जो हैं बाकी तमाम सूबों की निस्बत टोक्यो में ज़्यादा हैं। तो टोक्यो जो है ख़ास तौर पर वहाँ पर आबादी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये पॉलिसी 2 पर्सपेक्टिव से जापान के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकती है कि एक तो दूसरे ममालिक या दूसरे शहरों की तरफ जो है वो डाइवर्ट की जाए आबादी, और दूसरा आबादी में अब नन्हे मुन्ने बच्चे भी आने चाहिए और कुछ नौजवान जो हैं उनको भी ऐड करने के लिए अब जापान जो है बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च कर रहा है। बट ऑल दो दुनिया के उन ममालिक में जापान का जिक्र जैसे फहरिस्त है वो ये कि जहाँ पर बूढ़ों की तादाद सबसे ज़्यादा है। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ब्लेस्ड मुल्क इस लिहाज से कि 65% आबादी जो हमारी है वो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है। तो वी आर ब्लेस्ड। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देनी है। अगली खबर आपकी गाड़ियों के लिए, बल्कि गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए ऐसी अच्छी खबर है ना कि आपने हमें दुआएं देनी है कि गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हमने ये खबर सुनी और सुन के हमने फ़ौरी तौर पर इस बैलून को जो है वो ऑर्डर कर लिया। महंगी गाड़ियों को नुकसान से बचाने के लिए मजबूत तरीन एक पानी का बुलबुला, नॉट पानी का एग्जैक्टली बट बुलबुला जो है इसे बैलून भी कहा जा सकता है, लेकिन ये किस तरह से बनाया गया है, इसका मटेरियल क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आपको बता दूँ कि मजबूत तरीन ये बुलबुला नुमा कवर जो है वो तैयार कर लिया गया है। नॉर्मली जो लोग गाड़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन अफराद होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि मेरे ख्याल से घर में वो चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं देते जितना वो अपनी गाड़ी को देते हैं। बल्कि बाज़ का तो ये कहा जाता है कि अगर बीवी और गाड़ी में कंपैरिजन करें तो जो लोग गाड़ियों के शौकीन होते हैं वो गाड़ियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट ऑल दो ऑन द लाइटर नोट अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास गाड़ी है बहुत महंगी है तो मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है कि आपने अगर उसका कवर ख़रीदना है तो अब आपने ये बुलबुला नमा ये एक कवर ख़रीदना है। इस कवर की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से आप लगा रहे हैं कि इसके ऊपर क्या कुछ नहीं फेंका जा रहा, मतलब वो बाल्टियाँ हों, वो लकड़ी का कोई रैग हो, कोई ऐसा खिलौना हो, कोई टायर हो, आप कुछ भी फेंकेंगे तो सिर्फ मूव करके मूव बैक होगा, लेकिन आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मतलब देखिए रही सही कसर जो है सीढ़ी ने पूरी कर दी है कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है कहीं गैरेज में खड़ी हुई है या अगर आपने कहीं बाहर खड़ी करनी है तो मेरे ख्याल से बाहर खड़ी करने के लिए ये जो कवर है ये बहुत प्रोडक्टिव साबित होगा आपके लिए कि कोई भी चीज़ जो है वो आपकी गाड़ी पर अगर गिरेगी गलती से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी कुछ लोग ये शरारत कर देते हैं तो उनसे बचने के लिए दिस द बेस्ट ऑप्शन सो फार। तो ये सोल्यूशन उन तमाम लोगों के लिए कि इस कवर को लेके आएँ और गाड़ी को जब आप खड़ा करें तो उसके ऊपर कवर चढ़ा दें। वैसे मेरे ख्याल से मौसम से बचने के लिए भी बेहतरीन है कि बारिश हो, धूप हो, पानी कुछ भी हो, आपकी गाड़ी जो है वो सेफ़ रहेगी और सेव इस कवर से रहेगी। तो गो एंड बाय। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो हमने आपको कुदरती फूलों से मज़ीन ये बाग दिखाना है। अगर आप लोग दुबई जा चुके हैं तो फिर तो आपने देखा होगा, लेकिन अगर आपने दुबई जाने का प्लान करना है तो आपके प्लान की लिस्ट में ये एक वेन्यू जो है वो ज़रूर होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती फूलों का ये बाग द मिरेकल जो है मौजूद है गार्डन भारत में क्यों कह रही हूँ बल्कि दुबई में मौजूद है। और दुबई में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप बात करें 300 से 3000 से ज़ायद, 300 नहीं बल्कि 3000 से ज़ायद इक़साम के फूल यहाँ पर मौजूद है। और सबसे मज़े की बात क्या है, इट सीम्स टू बी लाइक आर्टिफिशियल बट दिस इज़ नॉट। ये
सारे के सारे रियल हैं। और अगर हम इसको अब देखिए, हम आपको इसका एरियल व्यू भी दिखा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्टून्स जेस्चर्स जो हैं, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनको भी बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस बनाए गए हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, बहुत सारे ऐसे गेट्स बनाए गए हैं जिनको मुकम्मल तौर पर आउटर साइड से भी और इन साइड से भी फूलों से सजाया गया है। तो आप वहाँ जाएंगे तो एक अनरियलिस्टिक सी फील आपको आएगी, बट ऑल दो इफ़ यू कैन टच ऑल दीज फ्लावर्स एंड प्लांट्स तो आपको फील होगा कि नहीं भाई दिस इज़ रियल। तो ये तो क्रेडिट जो है वो, ऐसे तो बहुत सारे क्रेडिट्स जो हैं वो दुबई के पास है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती फूलों से मुज़य्यन ये बाग जिसे कहते हैं दी मिरेकल गार्डन, ये भी इस वक्त दुबई में ही मौजूद है। तो अगर आप जाएँ तो विजिट ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर पर जाने से पहले ऑब्वियसली हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे जगहों की जो कि हम आपको खबर देने का मकसद ये होता है कि आपको बताया जाए कि अगर आप वर्ल्ड टूर प्लान कर रहे हैं या कोई भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि आपको प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए। एक ऐसा यूरोपीय कस्बा है जो वर्क फ्रॉम होम करने वालों को मुफ्त रिहाइश फ्राहम कर रहा है। मतलब आपका टूर का टूर, ट्रैवल का ट्रैवल और फिर वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अगर आप कैरी कर रहे हैं कोविड-19 के बाद, तो फिर ये जगह आपके लिए बेस्टेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि यूरोपीय कस्बा ये जो है ये बहुत ज़्यादा इस एतबार से खूबसूरत है कि नेचुरल सीनरीज जो आपको नज़र आ रही है पिक्चर में, ये नेचुरल इसलिए भी है क्योंकि ये रियल पिक्चर है, ये आर्टिफिशियल पिक्चर नहीं है। मतलब साथ ही सी व्यू हो, खूबसूरत से पहाड़ हों, साफ़ शफाफ पानी हो और आपको आसमान साफ़ और क्लियर, दिन के टाइम और रात के टाइम बहुत सारे चांद सितारे नज़र आ रहे हों, तो वहाँ काम करने का क्या ही मज़ा आएगा। लेकिन हम वर्क फ्रॉम होम की अगर बात करें तो कोविड-19 के बाद येस वी स्विच्ड आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी अब ई कॉमर्स में और फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं। लेकिन वो काम जो आप घर बैठ के लैपटॉप को रख कर सकते हैं तो वो कहीं भी किया जा सकता है। तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑफ़र ये है कि यूरोपीय कस्बे ने, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप वहाँ बैठें, कोई भी आपको बाकायदा तौर पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट प्लेसेस है जिसको बाकायदा तौर पर सजा दिया है। मतलब वो एक छोटा सा आपको अपार्टमेंट देंगे जिसमें ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ होगी। आपने क्या करना है, सिर्फ वहाँ बैठना है, बैठ कर काम करना है और काम दुनिया में आप कहीं भी वर्चुअली बैठ कर सकते हैं। सो अगर आपका प्लान है सो यू कैन कंसीडर दिस चॉइस एंड ये जगह भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर अगली खबर पर मेरे ख्याल से जाने से पहले मुझे तैयार हो जाना चाहिए इस चीज़ के लिए कि बैकलैश बहुत सारा आ सकता है इस खबर के बाद। बट ऑल दो हकीकत तो हकीकत होती है, सच तो सच होता है और सच हमेशा कड़वा होता है और आपको दिखाना भी होता है। पहले से शादीशुदा शख्स ने एक साथ, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक साथ 7 लड़कियों से शादी कर ली है। अब जो इसकी पहली बीवी है वो तो पहली बीवी थी, चलिए अगर बारी बारी 1 2 3 4 5 6 7 ख़वातीन से शादी करे तो समझ भी आता है, लेकिन एक साथ 7 ख़वातीन से शादी, ओ माय गॉड। मैं अभी स्टूडियो में बैठी हूँ, मेरी स्क्रीन के पीछे जो कैमरामैन बैठे हुए वो भी हैरान होकर इस खबर को सुन रहे हैं कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। बट ये खबर सिर्फ इनको हैरान करने के लिए नहीं, दुनिया को हैरान करने के लिए कि खासतौर पर मर्द हजरात जो है उनके कान खड़े हो गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस अब दीदा दलेरी देखिए इस शख्स की, और उन ख़वातीन का ज़र्फ़ कह लें, उनका करेज कह लें, उनका हौसला कह लें कि एक साथ एक वेन्यू पे 7 की 7 जो है वो ब्राइडल जोड़ा पहन के एक दूल्हे के साथ खड़ी हुई है। दूल्हे के साथ तो राइट और लेफ़्ट तो 2 ही दूल्हे हैं, बाकी ने पता नहीं कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया 2-3 के साथ खड़े होने का। बट ऑल दो अब इनका कहना क्या है, इनका कहना ये है कि मैं अपने ख़ानदान को बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ख़ानदान को बढ़ाने के लिए बीवियों को बढ़ाने का क्या मकसद है इसकी हमें समझ नहीं आती। लेकिन जनाब इनकी जब शादी हुई और लोगों ने इनसे बातचीत की तो लोगों से बातचीत करते हुए इनका कहना ये था कि मैं कम से कम 100 बच्चे चाहता हूँ और उन 100 बच्चों के लिए मैंने इन 7 ख़वातीन से एक साथ शादी की है और मैं जो है अब पता नहीं सेंचुरी करना चाहता हूँ एंड ऑल दैट। बट ऑल दो ये बड़ी अनोखी सी खबर है और मेरे ख्याल से इस खबर से डिस्करेजमेंट ही होनी चाहिए। आप डोंट ट्राई एट होम वाली पॉलिसी रखें। इसके मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता यार, किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, ये हर किसी को इतनी अच्छी 7 बीवियाँ नहीं मिलती। लेकिन ये जनाब काफ़ी ब्लेस्ड नज़र आते हैं और एक साथ जो इन्होंने शादी की अब ये वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम तक पहुँचे, हमने आप तक पहुँचा दी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने आपको कराची से खबर देनी है। कराची के शहर ने घर की टैंकी को कैरी डब्बा बना दिया। क्या बात है, कैरी डब्बे की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुरानी गाड़ी है और अभी तक मैं अगर देखूँ सड़कों पर इसको चलता हुआ तो लोग काफ़ी इसको अभी भी इस्तेमाल करते हैं और अभी भी इसका जो स्वैग है वो अलग ही है, क्योंकि इसमें आप नॉर्मली कैरी काफ़ी सारे लोग कर सकते हैं और अभी भी इसकी प्राइस जो है वो आजकल चूँकि महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन इसका ये इस्तेमाल भी हो सकता है, ये खैर हमें नहीं पता था। कराची के शहरी ने घर की टैंकी को कैरी डब्बा क्यों बनाया अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आप इसका थोड़ा सा दूर से
व्यू देखें तो आपको बाकायदा इट सीम्स टू बी लाइक कैरी डब्बा, लेकिन ये कैरी डब्बा रियल वाला नहीं है। जो घर की टैंकी है उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए उस पर ये टायर जो है वो रियल लगा के पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो बिल्ड करके, क्या विंडोज़ की आप बात करें, टायर की बात करें, फ्रंट की बात करें, तो बाकायदा तौर पर अच्छा की तक उन्होंने इतने फाइन तरीके से ये आर्टिस्टिक पीस बनाया है कि पेट्रोल नोज़ल जो है उससे लेके आपके की तक हर चीज़ को उन्होंने कैरी डब्बे से एफिलिएट किया है। अच्छा आगे का अगर हम फ्रंटल व्यू देखें तो ऑब्वियसली आपके लोगो से लेके आपकी नंबर प्लेट से लेके हर चीज़ को उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट करने की कोशिश की है। तो जनाब ये अब काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, और मैंने आपसे कहा था कि हम ख़बरें ज़रूर शामिल करेंगे पाकिस्तान से भी, तो लोग ऐसे अनोखे काम करते रहते हैं। और ये कराची से ख़बर है, और ये शहरी जो है इसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चूँकि इनका शौक़ है कि घर में लगी हर चीज़ जो है वो आर्टिस्टिक पीस होनी चाहिए, तो उनका ये आइडिया जो है वो काफ़ी अब काम आ रहा है, लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सो वी आर विद आवर डेली डोज, एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बात जो है वो इशारों किनारों से बहुत आगे बढ़ गई है। पाकिस्तानी सियासत के रिवायती हरीफ अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद होने वाली ये दो पार्टीज़ जो हैं वो अब आम इंतखाबात में एक दूसरे के मुखालिफ ही नज़र आ रही हैं। एक के बाद एक स्टेटमेंट्स जो हैं वो इस तरह से आ रही हैं। और अगर बात की जाए एक्स वज़ीर ख़ारजा की बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो उनका बार बार कहना ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही, और बहुत सारी ऐसी बातें जो स्टेटमेंट्स के तौर पर हमारे सामने आ रही हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो है नायाब गौहर जान मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। नायाब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। इस हवाले से कहेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ क्या है? बार बार जो ये कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही, और हमने हमेशा देखा है कि अगर हम बात करें पिछले 16 माह की पीडीएम की हुकूमत की, तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक अदम इत्तेमाद के लिए हमें दोनों पार्टीज मुत्तहिद नज़र आई। और हम बात करें शहबाज शरीफ की तो नून लीग से वो वज़ीर आज़म रहे, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम बात करें वज़ीर ख़ारजा की तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी रहे। एक दूसरे की तारीफ़ें भी काफ़ी करते रहे 16 माह में, लेकिन अब जो है वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब क्या समझते हैं, दोबारा से हम इंतखाबात में इनको एक दूसरे के मुखालिफ ही देखेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद का मतलब ऑटोमेटिकली इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ पहले से क्लियर थी कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत में इत्तेहादी बनकर आए थे। पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का भी हिस्सा बहुत देर से नहीं है, बल्कि इत्तेहादी जमात थी। लेकिन हुकूमत में ये बात दुरुस्त है कि एक कोलिशन था, एक इत्तेहाद था, और बिल्कुल जैसे आपने कहा, मैं ये समझती हूँ कि जो हमने सियासत में गर्मा गर्मी देखी है ख़ास तौर पे पिछले 5-10 साल में, उससे कंपेयर्ड एक हमें पॉजिटिव माहौल नज़र आया, जिसके अंदर जो दोनों जमातों के जो लीडर्स हैं, प्राइमरी लीडर्स भी, सेकेंडरी लीडरशिप भी, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में नज़र आई, कोऑपरेशन में नज़र आई, जो कि मैं समझती हूँ कि जब आपका हुकूमती इत्तेहाद होता है तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इसको मिस्टेक नहीं करना चाहिए या कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि वो इंतखाबात के अंदर सबका अपना एक मैनिफेस्टो है, वो सियासी मुखालिफिन ही है। ये बात कभी नहीं हुई थी कि इंतखाबात भी जो हैं वो इकट्ठे लड़े जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट डज नॉट मीन इलेक्टोरल अलायंस। दूसरी चीज़ ये है जी कि जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, पहली बात तो ये है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है कि वो गाली गलोच और बेबुनियाद इल्ज़ामात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखती। इसीलिए मैं समझती हूँ कि बहुत नाप तोल कर बात की है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, और हमने इस तरह से बदतमीजी या इल्ज़ामात की सियासत में हम यकीन नहीं रखते। लेकिन जो इस वक्त तासुर मिल रहा है, क्योंकि देखिए हमें क्राइसिस सिचुएशन के अंदर है जहां हमें इलेक्शंस की तरफ जाना है, और इलेक्शंस की तरफ जब आप जाते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें अवाम भी हैं, जिसमें सियासी जमातें भी हैं, उनको सिस्टम पे एतमाद होना चाहिए। तो तासुर जो इस वक्त ये जा रहा है कि एक जमात के जो कुछ पसंदीदा लोग हैं, या जो उस जमात के साथ सब ये कॉमन नॉलेज है कि वो उस जमात के साथ उनकी कोई कोऑर्डिनेशन या उनके वो फेवरेट्स हैं,
उनको इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर इस तरह से पोजीशंस मिलना मैं समझती हूँ ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा नायाब, और सॉरी फॉर द लोगों का इंटरप्शन, यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर लें कि ख्वाजा आसिफ इस हवाले से कहते हैं कि यही बात तो हम सिंध के लिए कर सकते हैं। मतलब जब ये बयान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है कि निगरान सेटअप में जो है वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इख्तियारात भी बहुत सारे दे गए हैं और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स तब्दील भी किए गए हैं और वो लोग ज़्यादा फेवर कर रहे हैं नून लीग को, या उनके बंदे कहा जा सकता है उनको। लेकिन ख्वाजा आसिफ को इस बयान पर कहना ये है कि यही बात तो हम सिंध के लिए भी कर सकते हैं, हम तो वहाँ के लिए बात नहीं कर रहे, और जब फील्ड ही नहीं बनी तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्यों की जा रही है? देखिए, पहली तो बात ये है कि आए दिन लोग ये कहते हैं कि हम सिंध में एंट्री करना चाहते हैं, हम सिंध में, हमने तो हमेशा ये कहा है कि मोस्ट वेलकम। आप सिंध में आना चाहते हैं, आप सिंध में आके बैठे, आप सिंध के लोगों का पल्स आपको पता होना चाहिए, आप वहाँ पे वक्त गुजारें। आपकी तो सियासी जमातें सिंध में आती तक नहीं है, आप तो बैठते तक नहीं है, आप तो सिंध के दौरे तक नहीं करते। तो मेरे ख्याल में ये इल्जामात जो है वो बेबुनियाद हैं। दूसरी बात ये है कि क्योंकि साथ ही साथ जो लोग सिंध करते हैं उन्होंने आज तक कभी सिंध के इंतखाबात में, सिंध के लोगों में कभी कोई दिलचस्पी उन्होंने दिखाई तो नहीं है। और मैं समझती हूँ कि अगर वो दिखाएं तो हम तो वेलकम करते हैं। कुछ दिन पहले भी एक बयान आया कि जी हम सिंध में आ रहे हैं, हमारे तो दीगर रहनुमा ने ये कहा कि जी मोस्ट वेलकम, आप सिंध में आए, आपको क्या मसला है। तो दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मैं कह रही थी कि एक हसास टाइम है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है पहले ही कुछ पिछले चंद सालों में उसको एक मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई, दीगर और ऐसे इदारों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो बातें इशारतन हो रही हैं इनका हम सबका मकसद एक है कि साफ और शफाफ। अच्छा नायाब, लास्टली ये बताइएगा कि दो मौक़िफ़ अगर हम बात करें आसिफ अली ज़रदारी की, तो हमेशा उन्होंने मुफाहमत की सियासत की और बज़ाहिर देखने में नज़र भी आया है। अभी मौक़िफ़ जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का या आसिफ अली ज़रदारी का एक जैसा है? क्योंकि ये बातें हमें बिलावल से सुनने के लिए मिल रही हैं, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी इस हवाले से कोई इस तरह का मौक़िफ़ नहीं रखते या क्लियर, या उन्होंने सामने नहीं कहा अभी तक। देखिए, बिल्कुल मौक़िफ़ जो है वो एक ही है, क्योंकि हाल ही में हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई लाहौर में, उसके अंदर जिसका हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी हैं, और उससे पहले बहुत लोगों ने ये स्पेकुलेशन करने की कोशिश की कि शायद वो सेम पेज पर नहीं है। लेकिन उस फोरम के ज़रिए जो स्टेटमेंट सामने आया, जो कि फोरम का एक जॉइंट स्टेटमेंट था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी ने एक कंसेंसस के साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब को एम्पावर किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आगे लेकर चलें और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ वो डिस्कशन में आए। ठीक है नायाब, लास्ट ये बता दें कि आज आपके लीडर की बर्थडे भी है, सो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से जो है हम उन्हें कहते हैं हैप्पी 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 बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। और आपके हवाले से मतलब अगर हम बात करें कराची की या मुख्तलिफ सिटीज़ की, तो क्या क्या तकरीबात हो रही हैं, क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं जो कि आज के दिन के हवाले से हैं? जी बिल्कुल, आज हमारे लीडर की बर्थडे है और क्योंकि हमारे जो कारकुनान हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं और वो भुट्टो ख़ानदान से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तकरीबात हो रही है। हर किसी का मोहब्बत दिखाने का अपना अंदाज है, कहीं केक कटिंग हो रही है, कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं म्यूजिकल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो आज आप इंशाल्लाह ये देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो अपने चेयरमैन की बर्थडे को बहुत ही जोश से मनाएंगे। ऑलराइट नायाब, सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू, और काफ़ी अच्छी बातचीत रही। आपसे एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। ये एप्रिसिएशन सेगमेंट भी इसको कहा जा सकता है, बिकॉज पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए मसाइल जो हो, वो माशरती हो, इक़्तिसादी हो, मुआशी हो, तो ऐसे बहुत सारे मसाइल जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन चूँकि हुकूमत की बात करें, मुखैर हज़रात की बात करें, आपकी और मेरी बात करें, तो इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसी बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो कि बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं। और खुशी इस बात की होती है कि यंगस्टर्स जो हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि हमें किस तरह से अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करना और किस तरह से हम मदद कर सकते हैं उन लोगों की जो बेसहारा हैं, बेयारो मददगार हैं। तो आपकी मुलाकात करा देती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी ही फाउंडेशन के कुछ रुकन और बानी रहनुमा मौजूद हैं जो कि बड़े बेहतरीन अंदाज में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सिबल वेलफेयर फाउंडेशन से इनका ताल्लुक़ है। सीबल पानी का एक कतरा, बारिश का एक कतरा, क्या खूबसूरत इसका मतलब भी। और मैं प्रोग्राम को जब शुरू करी थी तो उससे पहले
पहले मैं डिस्कस भी करी थी इस हवाले से, लेकिन चलिए प्रोग्राम में हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपका तारुफ करा देती हूँ। उस्मा आसिफ हमारे साथ मौजूद है, बानी है सीबल फाउंडेशन की। आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अहमद फराज भी हमारे साथ मौजूद है जो कि रुकन सीबल फाउंडेशन है। आपको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उस्मा, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, चूँकि आप दोनों खुद भी अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो और ज़्यादा लंबा अर्सा नहीं हुआ, 1.5-2 साल पहले ही आपने इस चीज़ का बाकायदा आगाज़ किया। लेकिन मैं हमेशा सवाल ये करती हूँ कि ऐसा कौन सा पॉइंट और रियलाइजेशन पॉइंट होता है जब आप ये रियलाइज़ करते हो कि नहीं मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए और फिर आपने स्टार्ट कर दिया? मैं अपनी बात करूँ तो मैं पिछले कुछ सालों से सोशल वर्क में बहुत इन थी। मुझे शौक़ भी था लोगों की मदद करने का। कह लें कि बचपन से वालिदैन ने एक चीज़ रखी थी, दूसरों की मदद करना। तो सोशल वर्क करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हमारी मदद के मुस्तहिक हैं वो बच्चे हैं, ये 3 मिस्कीन बच्चे हैं। तो हमें इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो इनके लिए कर तो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, लेकिन इदारों की कमी की वजह से वो फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसलिए हमने सिविल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ किया था। अच्छा, सिबल, जैसे कि मैं आगाज़ में कह भी रही थी कि बारिश का एक कतरा, और कॉन्सेप्ट यकीनन बहुत अच्छा है और 1.5 साल से आप इस पर काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी ऑर्फनेज जो है वो है कहाँ पे, कितनी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं आप उन्हें अकोमोडेट कर रही हैं? इस वक्त ये शादरा में मौजूद है और टोटल सिबल के साथ कनेक्ट बच्चे 16 हैं, जिनमें से 12 किड्स हमारे पास रहते हैं, मौजूद होते हैं वहीं पर। वो मतलब कह लें कि उनके पास कोई घर भी नहीं है, ना ही उनको कोई संभालने वाला है, बिल्कुल अबंडेंट किड्स हैं। तो हम लोग उनकी टोटल A to Z हर चीज़ करते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी एकेडमिक और उसके अलावा कुरान क्लासेस, उनकी जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिबल केयर होम के अंदर ही होती हैं। कह लें कि वहाँ पर उनको घर के साथ साथ स्कूल और प्लेग्राउंड हर चीज़ वहाँ पर उनको प्रोवाइड की जाती है। बहुत अच्छी बात है। अहमद, आपकी तरफ आऊँगी। अगर हम बात करें मसाइल की, तो जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं और फिर यतीम बच्चों की तादाद भी बहुत बड़ी है। अभी तो सिर्फ कि एक ऐसा पौधा है जो आप लोगों ने भी सिर्फ लगाया है, जिसकी अभी नशोनुमा हो रही है। 16 बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं यतीम हैं, बे यारो मददगार हैं, बे आसरा हैं, इनका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये लोग, ये बच्चे ख़ासतौर पर आपने किस तरह से, मतलब आप तक किस तरह से पहुँच रहे हैं, या अगर मज़ीद जो लोग हमें इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर वो आपसे रब्ता करना चाहते हैं या आप तक पहुँचना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या पाथवे है? देखें, जो बच्चे हमने कलेक्ट किए थे वो डिफरेंट रेफरेंस से आए थे, या फिर हमने स्लम्स एरियाज़ को विज़िट किया। उन एरियाज़ को विज़िट किया जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते। स्लम्स एरियाज़ में गए, वहाँ पर देखा जो ऑर्फन थे, जिनके माँ बाप नहीं थे, अपनी दादी के पास रह रहे थे, या फिर कुछ ऐसे रेफरेंस से हमें बच्चे मिले जो कि बहुत से ज़्यादा बहुत मतलब किस चीज़ के मुझसे थे कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो हमने उनको कलेक्ट किया, फिर हमने सिबल का स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1.5 ईयर हो चुका है। उनकी ईच एंड एवरीथिंग गो थ्रू हम ही कर रहे हैं। अगर हम कॉन्टैक्ट की बात करें तो हमारा सोशल मीडिया है सिबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो वहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज हम सब स्टूडेंट्स हैं तो हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये बड़ी अहम बात है कि जो वॉलंटियरली आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चूँकि यू गाइज आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ना, आप लोग अपनी भी स्टडी साथ साथ कैरी ऑन कर रहे हैं। तो अहमद, बड़ी तादाद में जो लोग आपकी हेल्प आउट करते हैं, आपके साथ पैरेलल चलते हैं, वो जो हैं वो मतलब वॉलंटियर्स हैं यूनिवर्सिटी के? जी, मैक्सिमम जो हमारे सपोर्टिव सिस्टम है वो स्टूडेंट्स ही हैं, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट्स हैं, या फिर हमारी फैमिली सपोर्ट है हमें, जिससे हम इसको चला रहे हैं। डोनेशन पर आल ही नाल चल रहा है, कोई बड़ा सपोर्टिव सिस्टम हमें नहीं मिला अभी तक, कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं मिला, बस हम स्टूडेंट्स मिलके ही इसको अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आगाज़ में आप अपनी जेब से पैसे अगर लगाते हैं, और वो जो हमेशा लगाने भी चाहिए, बड़े से बड़ा इदारा भी हो तो जो कि फ़ंड्स तो आपको मिलते हैं, लेकिन जो काम आप लोगों को करने के लिए कहते हैं उसकी तरगीब आपको खुद भी देनी चाहिए। अच्छा, उसमें एक और बड़ी अहम चीज़ और बड़ा सवाल अहम है जो कि हर किसी के दिमाग में आता भी है कि अभी इनिशियली तो आप स्टूडेंट्स खुद कर रहे हो, लेकिन एक बिल्डिंग, उसका एक्सपेंस, खाने का एक्सपेंस, स्कूल का एक्सपेंस, स्कूल की एक्सेसरीज़ का एक्सपेंस, ये सारा कुछ हाउ कुड यू मैनेज? स्टार्ट में तो हमें मुश्किल हुई थी इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि आपके पास फंड्स नहीं हैं, आप कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे, आपसे 2 मंथ्स के बाद आप इसको बंद कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह पे तवक्कुल रखा और अभी तक हम इसको चला रहे हैं। और कैसे मैनेज हो रहा है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। और मंथली एक्सपेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाते हैं, लेकिन जैसे अहमद ने बात की कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, वो इसलिए कि इस तरह के और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। हम फंड्स की कमी की वजह से या रिसोर्सेज की कमी की वजह से उनको नहीं एंटरटेन कर पाते। अच्छा, देखिए, ये स्क्रीन आपके सामने एक बेहतरीन मौका है। मैं चाहती हूँ कि देखने वाले जो कि स्क्रीन के उस तरफ आपको देख रहे हैं, मुखय्यर हज़रात की तादाद पाकिस्तान में बहुत बड़ी है, चैरिटी में हमारा मुल्क नंबर 1 पे आता है, तो आप देखने वालों को क्या पैगाम देंगी? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि हम इन जिन बच्चों को देख रहे हैं, हम इनको तो कर सकते हैं,
मैं, मेरी टीम, यासिर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, हम पूरी दुनिया में बहुत सारे और भी बच्चे हैं, सबको एंटरटेन नहीं कर सकते, सबकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हमारी हेल्प की, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप उनके लिए कुछ ना कुछ अपना पार्ट प्ले करते रहें। आपके थोड़े से करने से किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कतरा कतरा करने से दरिया भर जाता है। जिस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है रेन ड्रॉप, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा सा अपना डालें तो ये बहुत बड़ा दरिया बन जाएगा। यकीनन अपना किरदार जो है वो ज़रूर अदा करना चाहिए। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। और होपफुली कि इनको ये अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी जो इमदाद है, ये जो आप मदद करने जा रहे हैं, वो मुस्तहिकीन तक पहुँच रही है। तो ऐसे बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिसिएशन देनी चाहिए, और अप्रिसिएशन इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपको भी, जो मखीर हज़रात हमें देख रहे हैं, रब्ता करके आपको भी उन बच्चों का सहारा बनना चाहिए, क्योंकि आपका किरदार भी बहुत अहम है। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कोविड-19 के बाद के इरा की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक मुख्तलिफ वायरल जो हैं वो ऑन एंड ऑफ हम देखते हैं, वो कराची हो, लाहौर और इस्लामाबाद में वायरल हो रहे हैं। और फिर दूसरी एक अहम वजह ये भी है कि हमारा चूँकि इम्यून बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तो उसकी वजह से कोई भी वायरल जो हो वो कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप पर अटैक करता है और आप उसके सफ़र करना शुरू कर देते हैं। आजकल एक वायरस जो कि हम पहले बात कर रहे थे, कराची में बहुत ज़्यादा वबा फूटने की वजह से बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। आशुब चश्म की मैं बात कर रही हूँ। अगर आई फ्लू की हम बात करें, इसमें आपकी आंखों में सूजन हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से मुसलसल पानी बहना शुरू हो जाता है। ये वायरल है क्या और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, इसके प्रिकॉशंस के साथ साथ इसका तरीका इलाज क्या है, घर में होम रेमेडीज़ या अगर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उसकी क्या क्या ऐसी रूट कॉज है जिसको डिस्कस किया जा सकता है आज के प्रोग्राम में। और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अरसलान अहमदी ने कहते हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर, कहिएगा कि अगर हम आई फ्लू की, इस आशुब चश्म की बात करें तो ये तो एक टर्म है, बेसिकली इसमें होता क्या है, और सबसे पहले जो सबसे अहम सवाल है कि लोग जब इससे मुतासर हो जाते हैं तो बेसिक रूट कॉज क्या होता है इसका? देखिए, जितने भी वायरसेस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसमें किसी भी रूट कॉज को एक को आइडेंटिफाई करना तो बहुत मुश्किल होता है। और जिस वक्त भी हम, जैसे अगर इसी की वायरल कंजक्टिवाइटिस जिसको हम मेडिकली हम इसको जो टर्म होते हैं, इसकी अगर बात करें तो इसको हम इसकी एग्जांपल जो दे सकते हैं वो कोरोना वायरस से दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस भी, उसके सोर्स के बारे में बहुत सारी थ्योरीज तो हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना और फिर ये मेक श्योर करना कि वो कैसे स्प्रेड कर रहा है और किसको होना है किसको नहीं होना है, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है। और जो लोग भी वायरसेस या इनके जीनोम या इसकी स्टडी से ताल्लुक़ रखते हैं या इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, वो भी यही बता सकते हैं कि वायरसेस के बारे में ये बिल्कुल डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता कि इनके स्प्रेड का जो है जो सोर्स है वो क्या होता है। बट इसमें इन वायरस में और ख़ास तौर पे ये जो वायरस है उसमें जो टाइप है वायरस की वो एडिनो वायरस कहलाता है, यानी कि बेसिकली हम इसको एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये को पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये सदियों से चला आ रहा है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, कोई ये नया इन्फेक्शन नहीं है इंसानी अगर तारीख़ में आप इसको देखें तो इसकी तारीख़ बहुत पीछे तक आपको मिलेगी। और लेकिन इस दफ़ा जो चीज़ मुख्तलिफ देखी है, पहले अपने जितने भी इसके एपिसोड्स या जितनी इसके आती थी एक वबा आती थी हमारे यहाँ, कई सालों के बाद हमने ये चीज़ देखी है कि इस दफ़ा जो इसकी इंटेंसिटी है और जो इसका स्प्रेड है वो पहले की निस्बत कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके मैं जिक्र आगाज़ में भी कर रही थी कि कंपैरेटिवली हमारा इम्यून कमज़ोर होने की वजह से अब अटैक की इंटेंसिटी जो है वो कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें अब उन बातों की भी जो कॉमनली डिस्कस की जाती है मुख्तलिफ हल्कों में, लोग कहते हैं नहीं इसको देखने से भी हो जाता है, अगर आप दूसरों की आंखों में आंखें डालें तो भी हो जाता है, ऑल दैट, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। क्या मतलब इसके फैलने का, वायरल है चूँकि, फैलने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या मीडियम्स है जिसके थ्रू ये फैलता है? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम जो है वो कॉन्टैक्ट है। ये चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ क्योंकि हमसे डेली बेसिस पे पेशेंट्स भी पूछते हैं और बहुत सारे लोग भी ये सवाल करते हैं कि जो इसका स्प्रेड है क्या वो देखने से होता है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसकी तरफ आप देखेंगे भी तो उससे भी आपको हो जाएगा। ये बिल्कुल एक मिथ है, टोटली गलत चीज़ है। लेकिन जितने भी वायरसेस होते हैं जो स्प्रेड करते हैं, उनकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना तेज़ी से स्प्रेड कर सकते हैं और कितने ज़्यादा कंटेजस हैं। जिस तरह कोरोना बहुत ज़्यादा कंटेजस था, तो इसी तरीके से ये भी सिंपल, आप अगर एक बच्चा है घर में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो इसका स्प्रेड है वो स्कूलों के थ्रू हो रहा है, एक बच्चे को वो वहाँ से दूसरे को और फिर वो फैमिलीज़ में ट्रैवल कर जाता है, तो उसमें बच्चे को आपने उठा लिया है, बच्चों को ज़ाहिर है वो आपके करीब भी आते हैं, तो उससे ईज़िली ये स्प्रेड कर सकता है। या
जो पेशेंट है उसने किसी ऐसी चीज़ को टच किया है जो बाद में कोई और इस्तेमाल करे तो उससे ये बड़ा इजीली जो है वो स्प्रेड कर मतलब जाता है। कंटेजियस होने की हम main इसकी reason। बात कर रहे हैं ना कि थ्रू जी, जी। डिफरेंट मीडियम्स के आपने किसी चीज़ को टच किया एंड यू इन्फेक्टेड फ्रॉम आई फ्लू, तो फिर वो इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। जी, नाउ कम टू बिल्कुल। द सोल्यूशन एंड प्रिकॉशंस टू, कि अगर आपको हो गया है, वैसे तो मैंने देखा है देखने में ज़्यादा टाइम नहीं, कोई 2-3 दिन या मैक्सिमम में जाए तो एक हफ्ते में आप रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। एहतियात क्या क्या करनी चाहिए आपको? अच्छा, इसमें देखें, इसमें हम बेसिकली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में तकरीबन जो अभी तक हमने जितना भी डाटा कलेक्ट किया है या जितना थोड़ा सा उसका एक अपना वर्कअप किया है उसमें तकरीबन हमारे 50 to 60% जो पेशेंट हैं वो माइल्ड यानी कि हल्की अलामात की जो कैटेगरी है उसके अंदर फॉल करते हैं, जिसमें आंख थोड़ी बहुत रेड हो जाती है, हल्की फुल्की स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत सुबह के टाइम पे जब सो के उठेंगे तो आंख में चिपचिपाहट या इरिटेशन वगैरह जिसको हम फॉरेन बॉडी सेंसेशन या आंख में रेत के ज़रे टाइप की जो फीलिंग होती है वो पैदा हो जाती है। तो इसमें जो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो 3 से 4 दिन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये डिफ़ाइन करना कि हर एक को इससे होगा ऐसा मुमकिन ये ज़रूरी नहीं है कि घर में किसी एक को अगर वो कम इंटेंसिटी का हुआ तो बाकियों को जो है वो भी इसी इंटेंसिटी, नहीं ऐसे नहीं है। तकरीबन जो हमारे 20 to 30% पेशेंट हैं मज़ीद वो मॉडरेट की सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर रेडनेस जो है वो कदरे ज़्यादा होती है और एक डिस्कम्फर्ट का एलिमेंट पेशेंट के अंदर होता है, यानी कि वो अपनी रूटीन की जो डेली एक्टिविटीज़ है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता है। आम तौर पे जो इसकी शिद्दत है वो 7 से 10 दिन है और इसी तरीके से जो सीवियर फॉर्म है जिसमें तकरीबन हमारे 10 to 15% पेशेंट्स जो हैं वो सीवियर या शदीद सिम्टम्स के साथ आते हैं, जिसमें आँख की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, देखने में दिक्कत है, आँख में काफ़ी पेन होती है और ये काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग ये तो बेसिक सिम्टम्स है जो कि आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। और ये सिम्टम्स होने से ना हमारे घर वाले बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी कर जाती हैं जो बचपन से करते हैं। मतलब कुछ नहीं समझ आया तो कहा पॉलीफेक्स डाल लो, कुछ नहीं समझ आया तो कहा गुलाब का रंग डाल लो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट्स क्या हैं? मतलब अगर हम इस वायरल की बात करें तो ये डायग्नोस होने पे आपने एहतियात तो करना शुरू कर दी, इलाज के लिए कोई मेडिसिन खानी है या कुछ आंखों में डालना है, क्या करना है? देखें, इसके 2 हिस्से हैं। एक अच्छा हिस्सा है, अच्छा हिस्सा ये है कि एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है जिसने अपना एक ड्यूरेशन पूरा करना होता है, जो आमतौर पे 14 डेज़ का एक साइकिल होता है जिसको वायरस कंप्लीट करता है। जो इसकी डाउन साइड या बुरी चीज़ कह लें कि इसकी कोई एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जहाँ भी हम जाते हैं इस पर अक्सर लोग सोचेंगे कि जी हाँ सारे डॉक्टर दवाइयाँ भी देते हैं, कतरे भी देते हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ मैं ये बात क्लियर करूँ कि ये जितनी भी दवाइयाँ हैं इनका मकसद डिजीज़ को कंट्रोल करना नहीं है बल्कि उसकी अलामात को कंट्रोल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको अगर किसी बुखार की वजह से जिस समय दर्द शुरू हो जाए तो पैनाडोल उस बुखार को की शिद्दत को या उसके इफेक्ट को कम कर सकता है, ना कि डिजीज़ को कंट्रोल करेगा। तो सिमिलरली ये जितने भी ड्रॉप्स हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, उनका मकसद होता है कि आपका जो एक कंफर्ट लेवल है उसको वापस लाया जाए, आँख में सुर्खी, लाल और इन तमाम चीज़ों को कम किया जाए, जो सोजिश है आँख के अंदर स्वेलिंग है उसको कम किया जाए और अलामात जितनी कम रहेंगी उतने जो इसका जो ड्यूरेशन है, अगर 2 हफ्ते इसने मिसाल के तौर पे अपना एक टाइम पूरा करना है तो वो टाइम जो है वो आपका ज़रा अच्छे तरीके से गुजरे और उसमें आपको दिक्कत कम से कम हो। अच्छा, एक और बात ले, बच्चों की तो हम बात कर रहे हैं, उनके लिए तो अम्मा अब्बा एहतियात कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको बाहर भी जाना पड़ता है और कुछ मैनेज भी करना पड़ता है। 2 दिन भी अगर आप रेस्ट कर ले एक्सट्रीमली कुछ छुट्टी लेके, लेकिन फिर तो यू हैव टू गेट बैक टू द वर्क, तो ग्लासेस लगानी होती हैं या इस तरह से क्या आप बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है वो यही है कि ज़ाहिरी बात है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 हफ्ते का इसका स्पैन है तो इसमें किसी के लिए भी आजकल के दौर में 2 हफ्ते घर में बैठना, वेट करना मुमकिन नहीं है। और यही इसकी रीज़न है स्प्रेड करने की, क्योंकि इसका जो जितने अरसे तक ये एक्टिवली आपकी वायरस आपके बॉडी का हिस्सा है उतने अरसे तक ये ट्रांसमिट भी हो सकता है। जो इसकी अलामात हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो उसकी जो शिद्दत का पीरियड होता है उसमें तो 2-4 दिन रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें आगे और पीछे वो घर में नहीं रुक पाएंगे और इसी वजह से ये इसका स्प्रेड जो है वो ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ जो मेडिकल इसकी अगर आप गाइडलाइंस की बात करें तो उसमें सख्ती से ये चीज़ बताई जाती है कि जितने अरसे तक ये मुकम्मल तौर पे ठीक इसकी अलामात नहीं हो जाती उसके भी 2-3 दिन बाद तक आपने रेस्ट करना है, ताकि मुकम्मल तरीके से वायरस आपकी बॉडी या आपकी आंख से ख़त्म हो जाए और आपका इतना इंटरेक्शन जो है वो ये। डॉक्टर सलाम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और ऑब्वियसली हमने इस प्रोग्राम को और इस पूरे सेगमेंट को कंडक्ट करने का मकसद सिर्फ ये था कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। पहले तो कोशिश करें कि बहुत सारा परहेज़ करें, प्रिकॉशंस अपने और अपने घर वालों और बच्चों की तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लेकिन अगर डायग्नोस हो जाती है तो एक वायरल है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने तरीके से एड्रेस करें। सेल्फ मेडिकेशन में आप ये कर सकते हैं कि आप एहतियात करें बहुत सारी।
तो उम्मीद है कि जैसे वायरल होता है और नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है तो वो इतना टाइम लेके जाती है, तो इस तरह से ये भी 10 से 14 दिन लेने के बाद इंशाल्लाह बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो जाएगा। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने लगे हैं, ऑब्वियसली इसका रूट कॉज जो है वो चाइल्ड लेबर है, और इस बात को करने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि हम बात करेंगे आजकल होने वाले बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद की, चूँकि इसका रूट कॉज जो है वो चाइल्ड लेबर ही है। ख़ास अगर आप किसी वर्कशॉप की बात करें, किसी दुकान पर, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर, या घर में जो बच्चे काम करते हैं वो चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में ही आते हैं। लेकिन चले, ये एक ऐसा टॉपिक है इस पर बहुत सारी बात कर सकते हैं और बहुत सारा टाइम चाहिए हमें इस पर बात करने के लिए। अभी हम सिर्फ बात करेंगे पे दर पे आने वाले उन वाक़यात की जो कि रिपोर्ट होते चले जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो कि रिपोर्ट होते ही नहीं हैं। तो बच्चों पर जो तशद्दुद किया जाता है, रिजवाना के अगर हम केस को ले लें, और ऐसे बेशुमार केसेस हैं जो कि मीडिया तो रिपोर्ट कर देता है, और उसके बाद जब डैमेज इज़ डन तो उसके बाद हमें पता लगता है कि यस, ये कहाँ कहाँ किस किस घर में क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे साइकोलॉजिकल और कानूनी खासतौर पर पॉइंट्स कौन से हैं कि आप इस नहज पे पहुँच जाते हैं कि बच्चे पर तशद्दुद करने के दर पे होते हैं। तो इस पर आज पे प्रोग्राम में हम बात करते हैं, और जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। अली खलील एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इसके अलावा आयशा शाहिद शेख हमारे साथ मौजूद है, हमारे नफ्सियात है, उनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अली, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। अगर हम सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं कि चले, रिजवाना का केस हो, आयशा का केस हो, एक आधा केस तो रिपोर्ट हो जाता है, हम उस पर बहुत बात करते हैं, इदारे और जो आपकी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। उनका क्या, जो बड़ी तादाद में रिपोर्ट ही नहीं होते, और बच्चों पर कहाँ कहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में तशद्दुद हो रहा है और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टॉपिक है, ये वो टॉपिक है कि जिस पे ओपनली हमारे यहाँ बात नहीं की जाती, और इस पर बड़ी अहम ज़रूरत है कि कैंपेन चलाई जाए, क्योंकि ये वो जुल्म है जो तकरीबन एक बड़ी तादाद में है। अभी तक रिपोर्ट है, पिछले 1-1.5 साल में जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनकी तादाद 2227 है। अब देखेंगे बहुत बड़ी तादाद है, 2227 केसेस अगर रिपोर्टेड हैं, जो सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। अब बेशुमार केसेस वो हैं जो इस पर रिपोर्ट ही नहीं हुए। अब रिपोर्ट ना होने की जो जनरल वजह होती है वो ये होती है कि ओबियसली वो जो बच्चा जिसके पास काम कर रहा है जिन हालात में, वो एक डेटरेंस होती है वहाँ पे, और डिपेंडेंट होने की वजह से वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि वो वहाँ किसी भी रिपोर्टिंग एजेंसी से भी जाके खुद को रिपोर्ट करवाएं। कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, मतलब इसका हम इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। हम जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके माँ बाप को पता होता है कि जुल्म हो रहा है, लेकिन चूँकि पैसे मिल रहे हैं, उन चंद पैसों की वजह से अपने बच्चे को वहाँ भेजा हुआ है, हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। यस। और सेकेंडली ये कि ओबियसली देखें कि वो वालिदैन जो अपने बच्चों को कहीं भी किसी के पास काम पे रखवा रहे हैं वो एजुकेटेड नहीं होंगे, एक जनरल फैक्टर है। बिल्कुल ठीक है। जब एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो उनको लॉ नोइंग भी नहीं होंगे, उनको लॉ का नहीं पता कि लॉ क्या है, उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। अच्छा अली, आपको पता है अगर हम लॉ की बात करें, रूल्स की बात करें, कानूनी कार्रवाई की बात करें, तो इस पर खैर हम अभी आते हैं, लेकिन पहले एक पर्सपेक्टिव जो है इस टॉपिक का वो साइकोलॉजिकल भी है। आयशा, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो बच्चे तो आपको वैसे बड़े प्यारे लगते हैं ना, आप उनको मारने का नहीं सोच सकते। अगर हम उस जज साहिबा की अहलिया की बात करें, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, रीसेंट केसेस की बात कर लेते हैं, तो आप किस मेंटल लेवल पर हैं, आप किस नहज पे पहुँच गए हैं कि आप एक बच्चे पर इतना तशद्दुद कर रहे हैं और आपको इंसानियत के नाते भी आपको ख्याल नहीं आ रहा कि आप एक बच्चे पर तशद्दुद कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज क्या होते हैं? अगर हम अपने मुल्क में देखें तो वहाँ पर क्योंकि क्लास डिफरेंस है तो वहाँ पर बहुत से लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो जाते हैं। और फर्स्ट तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो बगैर किसी मॉरल या एथिकल वैल्यू के साथ जुड़ जाए और आपको दूसरों की फिक्र ही ना रहे और आपको अपनी ही तरक्की के बारे में फिक्रमंद हो, तो आप किसी का भी नुकसान करने से ग्रेज नहीं करते। तो बहुत से ऐसे लोग जो कि अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जिनके ख्याल में दूसरे लोग हैं जो किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं सोशली या तफाती तौर पर, उनके वो आप कह देंगे कि उनके लिए उनको नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी कोई इतना मसला नहीं होता, इस वजह से उस तरह से चल पड़ते हैं। प्लस एक और चीज़ देखी जाती है कि यहाँ पर जो क्रिमिनल माइंडसेट है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी अमल दखल होता है। जिन लोगों का ऑलरेडी पहले से ही रुझान होता है कि वो गलत काम कर रहे होते हैं, इमोरल अनएथिकल काम कर रहे होते हैं, वो लोग इस तरफ ज़्यादा जाते हैं। जिनको खुदाखौफी होती है, जो मॉरल वैल्यूज को लेकर चलते हैं, वो कहीं ना कहीं कम जाते हैं साइकोलॉजिकली देखा जाए इसके ऊपर। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लॉ की कमी है, फौरन से लोगों को सजा नहीं मिलती, अगर सजा मिलती भी है तो लोग कूद जाते हैं, जल्दी कूद जाते हैं, जिसकी वजह से भी लोग परपेचुएट करते हैं इसको, इनकरेज होते हैं कि हम कुछ भी कर लें हमारी तो पकड़ नहीं। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको
इस चीज़ पर कन्विंस कर लेते हैं कि आपको कोई और वे आउट नज़र नहीं आता माँ सिवाय इसके कि आप बच्चे पे जुल्म करें और अपनी ताकत का जो अंदाज़ा है, अपनी ताकत का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चे पर तशद्दुद करके कर रहे हैं। नाउ कम टू दोज पॉइंट्स अली जो कि किए जा सकते हैं, जो कि इस सेगमेंट का मकसद है कि आपने अगर अवेयरनेस जनरेट करनी है तो आप कानूनी कार्रवाई क्या क्या कर सकते हैं उस माहौल में रह के, जिस माहौल में आप खौफजदा है कि हमें इन्होंने पैसे देने हैं, हमें इन्होंने मुलाजिम रखा हुआ है, तो क्या क्या हो सकता है रिपोर्ट करने से लेके कानूनी एतबार से। इसमें सबसे पहले एक पॉइंट लाजमी हम ऐड करेंगे कि हमारे यहाँ शहरों में भी चूँकि 2-4 केसेस ऐसे रिपोर्ट जिसमें हमने देखा कि जिस्मानी सिर्फ तशद्दुद किया जाता है। सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। अब अच्छा खासतौर पर शहरों के अलावा देहातों में और हमारे सराउंडिंग जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे वो इशूज़ में ये है कि बच्चों को जिस्मानी, जो बच्चा काम पे रह रहा है उसको जिस्मानी के साथ साथ जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता है और इस तरफ भी बात नहीं होती। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि रिपोर्ट का, अब तो इसके लिए अलहदा से ट्रिब्यूनल कायम कर दिए गए, अलहदा स्पेशली इसके लिए स्पेशल लॉज बना दिए गए और ख़ास तौर पे ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में तमाम एजेंसीज इस पर ख़ास तौर पे एक्टिव हैं और इस पर जुडिशरी की तरफ से 1% भी कोशिश यही है कि कोई किसी किस्म के ऐसे जो मुजरिम है उनको रायत ना दी जाए। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग आम तौर पर मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं जो एक बच्चे पर तशद्दुद कर रहे हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल पर्सन है वो बच्चे पर तशद्दुद की हद तक कभी नहीं जाएगा, तो ये जहनी तौर पर डिस्टर्ब है, तो इनको सज़ा तो देनी है। मेरी तो इसमें मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि इनको सिर्फ सिंपल सज़ा ना दी जाए बल्कि डेटरेंट सज़ा दी जाए। इसके लिए डेटरेंट पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट लाजमी लाया जाए ताकि आइंदा देखने वाले जो दूसरे देखने वाले हैं उन सब तक एक दफ़ा ये मैसेज पहुँच जाएगा कि जब इस ऐसे लोगों को डेटरेंट पनिशमेंट देखेंगे तो आइंदा कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि किसी भी बच्चे पर वो तशद्दुद की तरफ जाएंगे, खासतौर पर जिस्मानी। अच्छा, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि रिपोर्ट होने के साथ साथ कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद ये समझ आएगा कि कोई एक आधा ऐसा केस जो कि इबरत का निशान बनेगा तो लोग भी जो है वो इस तरह का काम करने से पहले 1000 दफ़ा सोचेंगे। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अली, आपका भी बेहद शुक्रिया ये तशरीफ़ लाने का, और इस सेगमेंट को करने का मकसद यही है कि जो लोग बच्चों को मुलाजिम रखते हैं, जो रखवाते हैं, ये पूरा एक सर्कल जो है, आप सबको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि बच्चों से काम कराना अगर आपकी मजबूरी है तो तशद्दुद करना कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है किसी भी प्रॉब्लम में और किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जाके। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिका तरन्नुम नूरजहां की अगर हम बात करें, सुर का दूसरा नाम, पाकिस्तान का फ़ख्र, और अगर बात की जाए 1965 की जंग की, या दुनिया में पाकिस्तान समेत जहां बजा उनका डंका क्या खूब बजा। ख़ानदान एक ऐसी मूवी जो कि मुंबई में पिक्चराइज की गई थी, उसके बाद जो परवान वो चढ़ी और जिस तरह से उन्होंने उरूज देखा, अदाकारी से अपने करियर का बाकायदा आगाज़ किया। लेकिन अगर बात की जाए लता मंगेशकर की, तो अपने ऑडिशन में मैडम नूरजहां का क्या खूबसूरत गाना उन्होंने गाया। गज़ल की बात करें, जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। मैं तेरे संग कैसे चलूँ सजना, तू समंदर में साहिलों की हवा। गाना हो, अगर गज़ल हो तो क्या खूबसूरत, और फिर अगर दुनिया को बेदार करने के लिए जंग की सी सूरत हो तो क्या खूबसूरत तराने उन्होंने गाए, जिससे लोग जो है वो इनकरेज होकर अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन ना सिर्फ गुड मॉर्निंग पब्लिक में, बल्कि अगर पब्लिक न्यूज़ की इट्सेल्फ बात की जाए तो पब्लिक डिमांड, जो कि हमारे फिल्मी दुनिया में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, चंद एक ऐसे नाम है जो कि ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्हें हम फिल्मी जर्नलिस्ट कहते हैं। ताहिर सरवर मीर साहब का ये प्रोजेक्ट आज खुसूसी तौर पर ट्रिब्यूट पेश कर रहा है मैडम नूरजहां को। पूरा शो जो है वो क्या खूबसूरत ओरिएंटेड है। अगर हम इसके मेज़बान की बात करें तो मोहसिन क्या खूबसूरत अंदाज में आज ट्रिब्यूट पेश करेंगे, और पूरे प्रोग्राम को क्या खूबसूरत अंदाज में आपके सामने आज पब्लिक डिमांड पेश करने जा रहा है। अ पीस ऑफ आर्ट एंड ट्रिब्यूट टू मैडम नूरजहां फ्रॉम पब्लिक डिमांड। अगर पब्लिक डिमांड की बात की जाए तो हमेशा कोशिश हमारी ये होती है कि जो पब्लिक की डिमांड है उसको मलहूज़े खातिर रखते हुए प्रोग्राम में कुछ ऐसा नया और जिद्दत के साथ ये प्रोग्राम जो है वो आपके सामने लेके आया जाए। तो मौसीकी का तड़का और आपके लाफ्टर अटैक्स जो हैं उनके साथ क्या खूबसूरत अंदाज में रात 11:03 पर आपने ट्यून इन करना है। और ताहिर सरवर मीर साहब की प्रोडक्शन में क्या ज़बरदस्त ये प्रोग्राम, जिसमें खासे मेहमान भी हमारे साथ होंगे। और अगर आप मैडम नूरजहां के ऐसे अनसीन बहुत सारे ऐसे रुदात, बहुत सारी ऐसे वाक़यात जो कि आप हर ज़ुबान से आम नहीं होते और आपको ज़्यादा शौक़ भी होता है। अगर उनके मद्दाहों की बात करें तो हमेशा उनका शौक़ ये रहा है कि उनके ऐसे वाक़यात को जाना जाए कि ज़िंदगी उन्होंने कैसे गुजारी, किन के साथ कैसे ताल्लुक़ात रहे, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को किस तरह से उन्होंने देखा, किस तरह से उन्होंने सहा, और किस तरह से वो दुनिया में पैरेलल हर चीज़ को साथ लेकर चली। वो अगर उनकी बीमारी की बात करें तो शदीद अलील होने के बाद जब वो जहान फ़ानी से कूच कर गई, तो उससे पहले भी एक जो ज़िंदगी थी वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से गुजारी, चूँकि वो अलील थी। और अगर हम बात करें उनके करियर की पीक की, तो ना सिर्फ पाकिस्तान बरसग़ीर बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से उनका डंका बजा, उसकी रुदात जो अगर आपने सुननी है, उनके वाक़यात सुनने हैं, तो उसके लिए आपको 11:03 पे यानी 11:03 पर
आपको ट्यून इन करना है पब्लिक टीवी और पब्लिक डिमांड को ज़रूर देखना और अपना रिव्यू जो है वो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से या उनके प्लेटफॉर्म से ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो ये पीस ऑफ आर्ट और ट्रिब्यूट जो है मोहसिन अब्बास की तरफ से और ताहिर सरवर मीर साहब की तरफ से पब्लिक डिमांड जो है वो आज पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकेंगे, तो उसको मिस ना कीजिएगा। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के उन कीमती असासों की, पाकिस्तान के उन कीमती हीरोज़ की, तो उनको याद करने का चूँकि आज दिन है, तो आपकी तरफ से भी मेरी कोशिश यही है कि अगर आप देखें तो पूरे इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेगी। वो कीमती असास है जिसको अगर आज के मौसीक़ार, आज के सिंगर्स कैरी करना चाहते भी हैं तो ख़ास तौर पर उसका खासा ये होना चाहिए कि आपको बड़ी एहतियात के साथ, अगर आप रिमिक्स भी कर रहे हैं, अगर आप म्यूज़िक ऐड भी कर रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में और नज़ाकत को कीप इन माइंड रखते हुए आपने इसको टच करना है। अदरवाइज़ जिस तरह से है इसको एज इट इज़ ही साथ कैरी करने की कोशिश करें। तो ये मनाज़िर जो अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक प्रोमो है, शाम जो है वो रात बल्कि 11:03 पर। अगर इस पूरे प्रोग्राम को आपने एंजॉय करना है तो देखना ना भूलिएगा। आज इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।